नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। इस साल जनवरी के शुरुआत में कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज से निकला हिजाब का विवाद देश भर में चर्चा का कारण बना रहा, जिस पर 5 फरवरी को कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और हिजाब को स्कूल कॉलेजों में गैर जरूरी बताया। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 26 अपीलें दर्ज की गई थी। जहां 13 अक्टूबर को फैसले की घड़ी थी। पूरी देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी कि आखिर इससे देश के लिए क्या संदेश निकल कर आता है। 2 जजों की बेंच के सामने 10 दिनों तक सुनवाई चलती रही। 6 दिनों तक मुस्लिम पक्ष ने अपनी राय रखी और इसके बाद अदालत ने 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 13 अक्टूबर को सुनाया गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए हिजाब पर बैन को जारी रखने का अपना फैसला सुनाया, जबकि दूसरे जस्टिस हिमांशु धुलिया ने इससे अलग अपनी राय रखी। इसके बाद मामला बड़ी अदालत में जाना स्वाभाविक था और ऐसा हुआ भी। अदालत के इस खंडित आदेश के बाद देश में हिजाब को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। जहां ईरान जैसे मुस्लिम देश में हिजाब के विरुद्ध लड़कियां स्वस्फूर्त घरों से निकलकर सामने आ रही है और वे अपनी जान तक देने को तैयार है। ईरान की सरकार उन पर दमन करते हुए बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां कर रही है और बल प्रयोग कर रही है। बावजूद इसके आपने देखा होगा कि तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जहां लड़कियां अपना वीडियो बना रही है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज सामने आ रही हैं कि किस तरह से वे अपना बाल कटवा रही हैं और हिजाब का बहिष्कार कर रही हैं। कुछ तो वीडियो बेहद आपत्तिजनक कहे जा सकते हैं, जहां कोई सेलिब्रिटी हिजाब के साथ साथ अपने अन्य कपड़ों को भी निकालकर फेंक रही है। इस तरह से पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हिजाब कितना गैर जरूरी है। वही हमारे देश में हिजाब के पक्ष में ढेर सारी ताकतें अब खड़ी हो गई है। वे ताकतें कभी भी ईरान के हिजाब विरोध वाले आंदोलन के साथ खड़ी नजर नहीं आती, जो दुनिया भर के तमाम मसलों पर अपनी तुरंत प्रतिक्रिया देती है। लेकिन महिला अधिकारों की बात करने वाले जाने वो इस वक्त कहां छुपे बैठे हैं। इस वक्त जो देश का माहौल है और जिस तरह का वातावरण है, वहां से एक बात तो साफ तौर पर निकल कर आती है कि यहाँ सेलेक्टिव मानसिकता, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स किस तरह से हमारे देश में हावी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब की आवश्यकता को जरूरी बताने वाली 26 अपीलों को खारिज करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही माना, तो दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का हवाला देते हुए बचाव पक्ष ने जमकर दलीलें दी। इस पर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपना फैसला देते हुए धारा 14 और 19 का हवाला दिया। उनका कहना था कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला गलत है। अपने फैसले में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का हवाला देते हुए हिजाब की आवश्यकता को जरूरत और मर्जी से जोड़ दिया। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कई बार बेहद रोचक तथ्य प्रस्तुत किए गए। 12 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए 1958 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। तब उन्होंने बताया था कि बकरी ईद के दिन गोकशी मुसलमानों का मौलिक अधिकार नहीं है, यानी गाय उस दिन नहीं काटी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था। इसी तरह से स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं माना जा सकता। दरअसल 1958 में मुसलमानों ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में बकरीद के दिन गाय काटने को अपना मौलिक अधिकार बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को खारिज कर दिया था। कर्नाटक सरकार अब यही चाहती है कि 1958 में जिस तरह से वो मांग खारिज कर दी गई थी, इसी तरह हिजाब वाली मांग को भी खारिज कर दिया जाए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिजाब प्रतिबंधित है। जिस तरह से अभी मुस्लिम राष्ट्र ईरान में विरोध चल रहा है, उससे कहीं पहले फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, अफ्रीका, तुर्की, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, ऐसे तमाम देश हैं जहाँ पहले ही हिजाब को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत इस वक्त विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह विचार अभिव्यक्ति की आजादी के साथ धार्मिक आजादी भी दी गई है। संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन गलत तरीके से संविधान को प्रस्तुत करना और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत में खुशहाली कायम रहे।
ऐसे लोग मजहबी ज्ञान का हवाला देते हैं और यह भी तर्क देते हैं कि यदि हिजाब पर रोक लगा दी जाए तब लड़कियां मदरसे का रुख करेगी, पहले मदरसे से स्कूल कॉलेजों में आई है, वापस मदरसे में चले जाएगी। मदरसे में आखिर होता क्या है, इस पर अभी फिलहाल यूपी सरकार सर्वे कर ढेर सारी जानकारी इकट्ठी कर रही है। इसी तरह भारत की तमाम एजेंसियां भी इस पर अभी रिसर्च कर रही है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि जिस PFI पर भारत के गृह मंत्रालय ने शिकंजा कसा है, वहां हिजाब वाले विवाद को खासकर कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ। यह विवाद किस तरह से देश के अन्य राज्यों में फैलता गया, PFI ने कैसे फंडिंग की। PFI एक आतंकी संगठन है जो एक्सपोज हो चुका है, ये मुख्य सूत्रधार बताया गया। अब सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, जिस हिजाब विवाद को प्रमोट करने वाले PFI जैसे आतंकी फंडिंग करने वाली संस्थाएं इसके पीछे थी, क्या ऐसी सोच के साथ वो लोग खड़े हैं जो हिजाब को अनिवार्य बताते हुए देश में अमन नहीं चाहते, और ईरान सहित दुनिया के तमाम देशों में जहां हिजाब का विरोध हो रहा है वहां वे मौन होकर क्या संदेश देना चाहते हैं। जनता यानी आप समझदार हैं, खूब समझ रहे होंगे कि आखिर इस मौन से कितना बड़ा संदेश निकल कर आता है। इस मौन पर भी हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें, और राष्ट्रबोध को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ज्वलंत विषयों पर आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे। नमस्कार।